जय किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, प्राकृतिक खेती से मृदा स्वास्थ्य में होता है सुधार, साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है बहाल। हरियाणा सरकार ने 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करने का लिया निर्णय। प्रयोगशाला एक वैन गाड़ी द्वारा किसानों के पास जाकर उनके तालाब के जल और मिट्टी का करेगी परीक्षण। हरियाणा के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, किसानों को सरकार दे रही है सुविधा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, राज्य के प्रत्येक गांव में बनाया जाएगा एक सोलर पावर हाउस। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक खेती की पद्धतियां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीय आवश्यकताओं की परस्पर निर्भरता को पहचानती हैं। उन्होंने गुरुवार को गुजरात के हलोल स्थित गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से एक ओर जहां मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी बहाल होता है। किसानों की बाहरी बाजार पर निर्भरता कम होती है, इनपुट लागत कम होती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीलापन मिलता है तथा सबसे बढ़कर हमारी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन और पर्यावरण मिलता है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF देश भर के उन किसानों और समुदायों से प्रेरित है जो दशकों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। NMNF योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों पर अभ्यास के माध्यम से कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करना है। इस प्रकार NMNF योजना कार्यान्वयन में प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों, वैज्ञानिकों और संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है ताकि देश भर में प्राकृतिक खेती की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और विस्तार किया जा सके। कृषि क्षेत्र में मिट्टी और पानी दोनों का अत्यधिक महत्व है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा मिट्टी और पानी की जांच के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में हरियाणा के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया है। ये प्रयोगशाला एक वैन यानी गाड़ी में होगी और किसानों के पास जाकर उनके तालाब के जल और मिट्टी का परीक्षण करेगी। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया है कि राज्य के प्रत्येक गांव में एक सोलर पावर हाउस बनाया जाए ताकि वहां पर जो भी ट्यूबवेल हैं उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए और किसानों के सभी ट्यूबवेल संचालित हो सके। ऊर्जा मंत्री ने जयपुर में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के ऊर्जा, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की एक क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम में ये बात कही। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य राज्यों के ऊर्जा और बिजली मंत्री भी उपस्थित थे। अनिल विज ने कहा कि देश भर में पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हर घर के ऊपर सोलर पैनल को लगाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है।
इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है और केंद्र सरकार 60,000 रुपए दे रही है तथा हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से 50,000 रुपए देने का अपनी ओर से निर्णय लिया है। यानी 1,10,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए साल भर पानी मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें खेतों में तालाब का निर्माण, नहरों का निर्माण, नलकूपों का निर्माण आदि शामिल हैं। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बलराम तालाब योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही बलराम तालाब योजना में सामान्य किसानों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण करने पर लागत राशि का 40% अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान मिलता है। योजना में लघु सीमांत कृषकों को लगातार लागत राशि का 50% और अधिकतम 80,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75% अधिकतम 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6,68,654 किसानों से 43,47,206 मीट्रिक टन धान की खरीद उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए और धान ग्रेड ए का 2,320 रुपए है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक 8,267 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। खरीदी गई धान में से 39,66,473 मीट्रिक टन उपार्जित धान का परिवहन किया जा चुका है। कुल 12,55,412 मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजी जा चुकी है। 23 जनवरी को समर्थन मूल्य पर खरीदी का अंतिम दिन था। देश में किसान हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को कम दरों पर खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 5,15,772 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66,412 किसानों को लाभ मिला है। किसानों को सस्ते दाम पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है, जिसके तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी आदि के द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में 2,35,767 किसानों को इसका लाभ मिला। किसानों को विकास खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है। एमपी में बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 2,92,750 किसानों को 80,275 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। प्रदेश में किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55% एवं अन्य वर्ग के कृषकों को 45% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को नलकूप खनन पर पंप स्थापना के लिए 75% अधिकतम 15,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराब होने वाले 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरांत अब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलेक्टरों से प्राप्त नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है।
इन गांवों में खराबे से प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान वितरण किया जाएगा। फ्री बिजली की चर्चाओं के बीच राजस्थान में सरकार उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के जरिए सक्षम बनाने पर जोर दे रही है। राज्य में पीएम सूर्य घर बिजली घर योजना के तहत 115 मेगावाट के करीब 25,000 कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। फ्री बिजली विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान। ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना नई क्रांति। योजना से घर में मुफ्त बिजली और ग्रिड को बिजली देकर कमाई। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाने का कार्य जारी। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही देश और राज्यों में ऊर्जा की आवश्यकता भी दिनों दिन बढ़ रही है। मगर फ्री बिजली जैसी राजनीतिक रेवड़ियों के चलते यह विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा भी है। यूं तो राजस्थान में भी बिजली सब्सिडी दी जाती रही है, लेकिन इन दिनों में सरकार यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लोगों को खूब प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते आमजन बड़ी संख्या में अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने लगे हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में काफी फायदा हो रहा है। समय पे घर के कार्यों के लिए सोलर से बिजली उपलब्ध हो रही है। ये मेरे सोलर घर पे लगा, और मैं बता दूं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। मेरे घर पे काफी बिल आता था, अब आज ये लगने के बाद में मैं आपको बताऊं बिल 0 हो गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे लोग खुद मुफ्त बिजली उपयोग कर सकेंगे और ग्रिड को बिजली देकर रुपया भी कमा सकेंगे। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने का कार्य जारी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन को सुगम और त्वरित बनाने के लिए एसओपी भी जारी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हाल ही में दिनों में ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुफ्त बिजली व्यवस्था को जायज नहीं बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई भी राज्य हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर बिजली योजना लेकर आई है, ताकि लोग खुद बिजली का उत्पादन कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को किसी पर आश्रित रहने के बजाय सक्षम बनाने का काम कर रही है। 500 गीगावाट 2030 तक करना है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। मुफ्त बिजली जैसी स्कीमों के बजाय बिजली के उत्पादन में यदि आम आदमी भी अपनी भागीदारी निभाने लगेगा तो जल्दी राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दूसरों को बिजली वितरित करने वाला राज्य भी बन सकता है। ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए सब्सिडी का पैसा अगर राज्य सरकारें एक मुश्त दे तो आगामी 25 वर्षों तक उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के झंझट से मुक्त किया जा सकता है और इसका बेहतर फायदा राज्यों को भी मिल सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना कर उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 23 लाख से अधिक की लागत के नवीन निर्माण कार्यों एवं विद्युतीकरण संबंधी कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा हनुमानगढ़ के उप मंडी यार्ड जाखड़ावाली में नवीन निर्माण कार्यों हेतु 3 करोड़ 53 लाख रुपए, कृषि उपज मंडी जोधपुर में नवीन सब्जी मंडी प्रांगण भदवासिया में पुरानी सीवर लाइन परिवर्तन एवं कार्यालय भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ 16 लाख रुपए एवं विद्युत संबंधी कार्यों के लिए 11,85,000 रुपए की मंजूरी दी है।
बिहार के नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में गेंदा फूल की वैज्ञानिक खेती पर 2 दिवसीय संगोष्ठी व लैंग्वेज लैब का माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान फल व सब्जियों के अलावा फूल की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। फूलों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ी है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को चने का भाव था 5,950 रुपए। 23 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद चने की कीमत 5,900 रुपए हो गई। जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 जनवरी को चना बिना किसी फेरबदल के 9,100 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 22 जनवरी को इसका भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 50 रुपए टूटकर 5,250 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 22 जनवरी को चना 7,470 रुपए पर बिका। 23 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 7,480 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। राज्य की जम्मूसर मंडी में भी गेहूं की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 23 जनवरी को इसका भाव 100 रुपए उछलकर 2,700 रुपए से 2,800 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में नरमी का रुख रहा। 22 जनवरी को यहां गेहूं का भाव था 3,020 रुपए, जो 23 जनवरी को 115 रुपए टूटकर 2,905 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 22 जनवरी को इसका भाव 2,850 रुपए रहा, जो कि 23 जनवरी को भी 2,850 रुपए पर बना रहा। राज्य की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 जनवरी को गेहूं 2,900 रुपए पर बिका। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में इस समय बोरो धान की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए सफेद पॉलीथीन बैग से ढककर रखें। असम में इस समय भिंडी की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। असम में ही मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। मेघालय के किसान गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, अदरक और हल्दी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। नागालैंड के किसान आलू, पत्ता गोभी,
सरसों और मटर की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं त्रिपुरा के किसान टमाटर और बैंगन को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। ओडिशा में किसान बैंगन को तना बेधक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। यहां आलू की खेती कर रहे किसान इनके खेतों से खरपतवार हटा दें और आलू की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में किसान टमाटर में एफिड्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां किसान मूंगफली की फसल में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। ओडिशा में ही किसान अरहर की फसल में फली छेदक कीट से बचाव के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली में जनकपुरी से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि का अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप। कहा विधानसभा टिकट के बदले उनसे मांगे गए 5 करोड़ रुपए। आप विधायक राजेश ऋषि ने कहा कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले केजरीवाल बने कट्टर बेईमान। कहा दिल्लीवासियों को लूट से बचाने की जरूरी है कि आपदा का एक भी प्रत्याशी न जीते। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर दिल्ली सरकार को एक बार फिर घेरा। एक्स पर दिल्ली के बवाना इलाके का एक वीडियो साझा कर वहां की वर्तमान स्थिति का हाल बताया। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए अगले महीने 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। वहीं मतगणना 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बसर में मिशन शक्ति संबल के तहत वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा वन स्टॉप सेंटर महिलाओं का करेगा सशक्तिकरण। कहा पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत के विकास और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अंतिम चरण में। परेड में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दस्ता, 8 मशीनीकृत दस्ते और 6 मार्चिंग टुकड़ियां करेंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को विशेष सम्मान। 100 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में किया गया आमंत्रित। विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्विपक्षीय बैठक करने के लिए 26 जनवरी से चीन के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ये भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उपमंत्री स्तर की बैठक होगी।
महाकुंभ में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।